हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए जी। बच्चे, अभी हम रिव्यू करेंगे सीए फाइनल एसएफएम का पेपर जो अभी अभी हुआ है थोड़ी देर पहले। उसका एक क्विक रिव्यू करेंगे। देखो, मैं पहले ही एक बात बता दूं, ये वीडियोस उन बच्चों के लिए होते हैं जो आगे पेपर देने जा रहे हैं। जो पेपर दे के आया वो उसने क्या देखना है इसका, बट स्टिल बच्चे देखते हैं। पता नहीं वो अगला एग्ज़ाम की तैयारी करने की बजाय ये वीडियो देख रहे होते हैं। तो एग्जैक्टली तो बच्चे ये अगले अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए होता है कि जो बच्चे अभी पढ़ रहे होते हैं कि किस तरह का एग्ज़ाम जो है वो आ रहा है, ताकि वो उस अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी कर सकें। जो इस अटेम्प्ट में पेपर दे के आए हैं उनका ये वीडियो देखना नहीं बनता, फ्रैंकली स्पीकिंग। उनको तो ये वीडियो बाद में ही देखना चाहिए। एनी हाउ, मुझे पता है कुछ बच्चे देखते हैं, है ना। इसलिए आई हैव डिसाइडेड कि मैं कोई भी आंसर इसमें डिस्कस नहीं करूंगा। हालांकि आंसर मैं रिव्यू में डिस्कस करता भी नहीं हूं, बट स्टिल मैं थोड़ी सी बातें ज़रूर करूंगा आपके साथ कि किस तरह का पेपर आया है। किसी भी तरह का नया सवाल क्या इस क्वेश्चन में आया है पेपर में? द आंसर इज नो। सारे क्वेश्चंस पुराने आए हैं, बट इन पुराने क्वेश्चंस में कुछ न्यू पॉइंट्स जोड़ के पूछे गए हैं। यस, क्या सब में पूछे गए हैं? काफियों में पूछे गए हैं। मतलब आप क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन करा हुआ होगा, उसका ए पार्ट आपको आता होगा, बी पार्ट नया होगा। आधे क्वेश्चन ऐसे हैं और आधे तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं जो पास्ट एग्जाम्स में से या स्टडी मटेरियल में से, जहाँ से मर्जी कह लो, हमारी बुक में से, इंस्टीट्यूट की बुक में से, किसी भी टीचर की बुक में वो क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन तो करे हुए ही आए हैं, देखे हुए ही आए हैं, पर जब आप उसको करने बैठेंगे तो उसमें एक दो पॉइंट आपको अलग दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये पिछले कुछ एसएफएम के एग्जाम्स में ये ट्रेंड रहा है, खास करके जब ओल्ड कोर्स का पेपर होता था। अभी तो ओल्ड कोर्स खत्म हो गया ना। ओल्ड कोर्स के पेपर में ये ट्रेंड बड़ा शुरू हो गया था कि पुराना क्वेश्चन पूछते थे और उसमें अंदर कोई नया पॉइंट पूछते थे, और खास करके म्यूचुअल फंड्स में। और म्यूचुअल फंड में इस बार भी ऐसा ही हुआ है, क्वेश्चन पुराना, बीच में नया पॉइंट। तो क्या बच्चे ने स्ट्रगल किया होगा? यस। तो सर, ओवरऑल पेपर कैसा था? एवरेज पेपर था। जो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे वो बहुत सिंपल थे, पर जिनमें कुछ नए पॉइंट्स थे वहाँ तो फिर बच्चे दिमाग लगेगा। और जो सिंपल स्टडी मटेरियल रट के चले जाते हैं उनके लिए तो फिर दिक्कत हो जाती है ऐसे पॉइंट्स में, जिनको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है। तभी हम क्लास में बोलते हैं कॉन्सेप्ट आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा कि देखो ये सिमिलर क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है, इंस्टीट्यूट का सवाल है, मेरा नहीं है, सबकी बुक में होते हैं ये क्वेश्चन, बट इसमें ये वाला पॉइंट देखो नया डाला गया, जहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मे बी वो एक नंबर का ही हो, पर स्टिल दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि इंस्टीट्यूट ये तो बताता नहीं वो कितने नंबर का है, ये तो ओवरऑल मार्क्स बताते हैं। ये थी जी इस बार के पेपर की समरी। जो ओल्ड कोर्स में ट्रेंड शुरू हुआ था, अभी वो न्यू कोर्स में इस बार दिख गया कि पुराना क्वेश्चन उठाओ, उसमें नई बातें पूछो। ऑलमोस्ट मुझे 50% से भी ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे नज़र आए हैं जहाँ पुराना क्वेश्चन उठा के उसमें कुछ नई नई चीज़ें पूछ ली गई हैं। क्लियर हो गई बात? एवरेज पेपर था, बहुत सीधा भी नहीं कह सकते, पर जो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे वो तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल थे। हाँ, हर एक क्वेश्चन के आधे आधे, मतलब 75% सवाल तो सिंपल, अगर आपने पुराने क्वेश्चंस किए हुए हैं तो 75% सवाल तो हो जाएगा, पर वो 25% करने में सबको दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारा नया दिमाग चलना तो बंद ही हो गया। हम लोग तो कहते हैं बस क्वेश्चन 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 करा दो। तो बच्चे जब ऐसी चीज़ें पूछते हैं ना, तब पता लगता है कॉन्सेप्ट की वैल्यू क्या होती है। कई तो स्टडी मटेरियल रट के चले जाते हैं, तो उनको तो फिर सीधी दिक्कत आती है। प्लीज़ कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए। धीरे धीरे ये लोग प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्होंने इस बार प्रैक्टिकल चीज़ें पूछी हैं, जहाँ आपको सोच के आंसर देना पड़ेगा, कैलकुलेटर से नहीं। हमें कैलकुलेटर की आदत होती है। ये थी जी समरी। को बहुत मुश्किल पेपर नहीं है, पर कोई सीधा पेपर भी नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चंस करे हुए हैं, पर बात वही है, करे हुए कहना आसान है ना,
यहाँ बैठ के कहना बहुत आसान है, करे हुए हैं, वहाँ करना मुश्किल होता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप आज ही पेपर दे के आए हैं तो क्यों देख रहे हो, है अगले पेपर की तैयारी करो, ठीक है ना। ये तो उनके लिए होता है जो आगे पेपर दे रहे हैं। अब कुछ कहते हैं जी आप आज ही को वीडियो बना रहे हैं, कमेंट्स में कहते हैं जी आपको आज बनानी नहीं चाहिए। और बच्चे प्रॉब्लम इज़ दिस कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो फिर बाकी टीचर्स की वीडियो देख लेते हैं ना, तो उनको लगता है आप तो डाल ही नहीं रहे। सो इसलिए बनानी पड़ती है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना। आइए जी। सो क्वेश्चन नंबर 1 फॉर अ चेंज इस बार फॉरेक्स में से पूछा गया है। फॉरेन करेंसी लोन का एक बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, 2-3 बार पेपर में आ चुका है। मैं सवाल के दर्शन करा दूं आपको पहले। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, क्लास में किया हुआ है उस तरह का सवाल। जापानीज़ येन वाला एक क्वेश्चन होता था, उसी की तर्ज पे सवाल पूछा गया है। बहुत पुराना क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का। सो मैं एक बार दिखा दूँ, बुक से इसलिए दिखाते हैं ताकि पता लग जाए स्टूडेंट्स को कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, और ये तसल्ली भी होती है कि हाँ जो पढ़ा होता है पेपर उसी में से ही आता है। खास करके जो नया बच्चा होता है, ये वाला क्वेश्चन बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10, ये देखो इंपॉर्टेंट मार्क भी कराया हुआ है, पहले भी 2-3 बार आ चुका है, नवंबर 96, 2008, और भी एक आधी बार आया होगा। यहाँ मैंने 2 ही बार लिखा है कि आपके पास ऑप्शन रहती है कि आप इंडिया से लोन ले लीजिए या टोक्यो जापान से लोन ले लीजिए। फिर उसमें वो कहता है लेटर ऑफ क्रेडिट की फ़ीस देनी पड़ेगी, अगर किसी को थोड़ा बहुत याद है। बिल्कुल वही क्वेश्चन पूछा है। ये देखो कि आप एक मशीन यूएसए से ख़रीदने की सोच रहे हैं, वहाँ जापान था, यहाँ यूएसए, $15,000। फिगर्स को आसान किया गया है। आप 19% लोन ले सकते हैं विद क्वार्टरली रेस्ट, वहाँ भी क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, यहाँ भी क्वार्टरली कंपाउंडेड है, मतलब 19% पे लोन इंडिया से मिल जाएगा। जबकि न्यूयॉर्क ब्रांच भी आपको ऑफ़र दे रही है कि आप लेटर ऑफ क्रेडिट ले आइए और 2% पे ही आपको लोन दे देंगे। स्पॉट रेट दिया है, 180 डेज़ का फॉरवर्ड रेट दिया है, कमीशन चार्जेस फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट, सारे पॉइंट सेम है। पहला पार्ट भी सेम है, जस्टिफाई वाई द ऑफर फ्रॉम फॉरेन ब्रांच शुड बी एक्सेप्टेड। अब देखो वहाँ क्या पूछा था इन्होंने, वहाँ इन्होंने पूछा था एडवाइज वेदर द ऑफर फ्रॉम द फॉरेन ब्रांच शुड बी एक्सेप्टेड। सो पहला पार्ट तो बिल्कुल सेम है। अब देखो इसमें दूसरा पार्ट ऐड किया गया, होगा वो 1 नंबर का ही, क्योंकि 5 नंबर का तो टोटल 8 नंबर का तो टोटल क्वेश्चन है, तो 1-2 नंबर का वो होगा। अब इसमें लग रहा है कि आंसर तो वही आना चाहिए कि हाँ फॉरेन ब्रांच से एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि सेकंड पार्ट कुछ इस तरह का है। बेस्ड ऑन द प्रेजेंट मार्केट कंडीशन कंपनी इज नॉट इंटरेस्टेड टू टेक द रिस्क ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशंस एंड वांटेड टू हेज विद एन एडिशनल एक्सपेंसेस ऑफ 30,000। इफ सो व्हाट इज योर एडवाइस टू द कंपनी। ये लो, लग रहा है कि कंपनी फॉरेन ऑफर एक्सेप्ट कर लेगी। अब फॉरेन लोन ले लेगी तो उसको फॉरेन करेंसी रिस्क आ जाएगा। वो कह रहा है कंपनी वो रिस्क लेना नहीं चाहती, और ये रियलिटी भी है। ये बहुत मतलब प्रैक्टिकल व्यक्ति ने सवाल पूछा है, क्योंकि रियलिटी में डॉलर का रेट बहुत बढ़ रहा है। अगर आप फॉरेन करेंसी में लोन लेके आए और कल को डॉलर का रेट बढ़ गया तो आपको तो नुकसान हो जाएगा। सो ये किसी प्रैक्टिकल व्यक्ति ने सवाल पूछा है, बिकॉज लास्ट वीक डॉलर ने ऑल टाइम हाई लेवल टच किया है रूपी टर्म्स में। $1 77.5 तक पहुंच गया है। तो बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति ने सवाल पूछा ये। वो कह रहा है कि प्रेजेंट मार्केट कंडीशन में वो करेंसी रिस्क लेना नहीं चाहता और उसको हेज करना चाहता है, 30,000 रुपये खर्च करने को तैयार है। एडवाइस करो उसको क्या है। अब क्या लिखोगे इसमें बताओ। ये क्वेश्चन का पार्ट थोड़ा ना, क्वेश्चन से थोड़ा कोई डाटा थोड़ा है इस पे कोई, तो उसको बताओ कि किस किस तरीके से फॉरेन करेंसी रिस्क को हेज किया जा सकता है। तो कैसे हेज किया जा सकता है फॉरेन करेंसी रिस्क को। आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उस पर कोई कॉस्ट नहीं लगती। आप कोई करेंसी ऑप्शन ले सकते हैं, है ना। आपको करेंसी स्वैप से हेज कर सकते हैं, उसमें भी कॉस्ट तो सिर्फ ऑप्शन पे ही लगती है। और वो कह रहा है वो 30,000 रुपये खर्च करने को तैयार है, बाकी और किसी में तो ऑप्शन लगती है और किसी में तो कॉस्ट लगती नहीं। तो बेटर है कि वो जाके डॉलर का कॉल ऑप्शन बाय कर ले, अपने आप रिस्क हो गया, रिस्क हेज हो गया। डॉलर का कॉल ऑप्शन बाय कर लो जाके, अपने आप रिस्क हेज हो गया। सो ये देखो ट्रिकी पार्ट, ट्रिकी नहीं कहना चाहिए, मतलब उसने एक दिमाग की चीज़ पूछी आपसे। वो चाहता है ये पार्ट तो सारे कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सबने किया होता है, ये स्टडी मटेरियल में भी है, हर जगह है, ये क्वेश्चन सबने किया होता है। पर बी पार्ट से देखूं कि ये लोग क्या करते हैं। इस तरीके से नई चीज़ें पूछी गई हैं। सो ये मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ, प्लीज़। मुझे नहीं पता इंस्टीट्यूट क्या आंसर देगा, बिकॉज ये तो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
इस पे कोई डाटा से आंसर थोड़ा ना होना है, मैं तो जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ कि इस तरीके से सोचा जा सकता है। अब इंस्टीट्यूट के ऊपर है कि वो इस पार्ट का आंसर कैसे करता है। क्लियर है? सो ये था जी आपका पहला 8 मार्क्स का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन डेरिवेटिव से आया है, अगेन पुराना सम है, पहले भी आया हुआ है पेपर में। मैंने बोला ना क्वेश्चन नया तो कोई आया ही नहीं पेपर में, सारे पुराने ही क्वेश्चंस आए हैं, बट कुछ तड़के लगा के आए हैं, कुछ नए तरह के मिर्च मसाले उसमें ऐड किए गए हैं। ये वाला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 16 है अपनी किताब का। बहुत ही आसान सवाल है, बट डेरिवेटिव्स में हम चांद छू लेते हैं, इतना पढ़ाते हैं हम डेरिवेटिव्स। इन्होंने सबसे हल्का टॉपिक उठा के डाला है, सबसे हल्का टॉपिक। और ये मजे की बात, पहले भी 2 बार आया हुआ है, नवंबर 12 और नवंबर 18 में। बहुत इजी क्वेश्चन कि इन्वेस्टर ने कॉल ऑप्शन परचेज कर ली है जी, इक्विटी शेयर 10 रुपये, जिसका करंट मार्केट प्राइस 132 है, एक्सरसाइज प्राइस 150 है, एक्सपेक्ट कर रहा है 120 से 190 में प्राइस रेंज करेगा, एक्सपेक्टेड प्राइस प्रोबेबिलिटी दी है, एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस बताओ एट द एंड ऑफ 4 मंथ। ये देखो लिखा हुआ है, मैं कैसे करना है इस पर अभी बात नहीं करूंगा, ठीक है ना, वो तो जब सोल्यूशन करेंगे तब देखेंगे। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन बताओ, अगर एक्सरसाइज प्राइस प्रिवेल कर गया, और अगर ऑप्शन है मैच्योरिटी तक हेल्ड करते हैं तो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन बताओ। तो समीशन PX करके आपको वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन बतानी होती है। अब यहाँ 3 पार्ट्स हैं, यहाँ 3 पार्ट्स हैं, वो 3 तो यहाँ भी सेम है, वो 3 तो यहाँ भी सेम है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। अब यहाँ चौथा पार्ट ऐड हुआ, देखो, देखा, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ शेयर्स कोटेड एट द स्टॉक एक्सचेंज टू गेट द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एज कंप्यूटेड इन 3 अबव। हालांकि बहुत ही सिंपल पार्ट है, बहुत ही सिंपल पार्ट है। क्वेश्चन क्या था कि आपने 30 रुपए के प्रीमियम पे एक 3 महीने की कॉल ले ली है, जिसका करंट मार्केट प्राइस 560 है, एक्सरसाइज प्राइस 590 है, मतलब आपका एक्सरसाइज प्राइस 590 है, प्राइस रेंज आपको लगता है 540 से 640 रहेगी, है ना। अब मान लो आपका वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन आता है 50 रुपये, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन आता है 50 रुपये। वो कह रहा है फाइंड आउट द प्राइस ऑफ शेयर कोटेड एट द स्टॉक एक्सचेंज टू गेट द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एज कंप्यूटेड इन 3 अबव। बाजार में एक्सपायरी वाले दिन क्या भाव होना चाहिए कि ऑप्शन का रेट 50 रुपये हो? सीधी बात है ना, तो ऑप्शन शुड बी इन द मनी, ऑप्शन शुड बी इन द मनी। तो अगर 590 का एक्सरसाइज प्राइस है, 50 रुपये है, तो बाजार में भाव 640 रुपये होना चाहिए, बात खत्म। तो था तो ये इजी, पर था नई चीज है ना, सोचना पड़ेगा। तो लास्ट में क्या भाव होना चाहिए 50 रुपये ऑप्शन का रेट लाने के लिए, तो ऑप्शन इन द मनी होगा तभी तो उसका 50 रुपये रेट होगा। तो मतलब एस जो है वो ई से बेटर होगा, तो एस ज़्यादा होना चाहिए। तो ये था आपका। सो था इजी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुश्किल था, पर नई चीज़ें थी, ठीक है ना। सो ये 8 नंबर का क्वेश्चन, और ये थ्योरी पूछ ली NII रिस्क और प्राइस रिस्क, ये अच्छे से हमने कॉपी पे लिखी होती है। 4 नंबर की थ्योरी पूछी हुई है। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में ये सब तरह के रिस्क हमने आपको लिखवाए हुए हैं। सो ये था जी आपका पहला कंपलसरी क्वेश्चन। इस बार पहला फॉरेक्स से और दूसरा डेरिवेटिव से। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, दोनों में 1-1 नंबर का एक एक्स्ट्रा पार्ट ऐड किया गया है। क्लियर है? सो सवाल मुश्किल नहीं था। मुझे नहीं पता इसके कितने नंबर हैं ये सेकंड वाले के, ये तो एक अलग तरह का ही क्वेश्चन था, ये तो इंस्टीट्यूट बताएगा बाद में। सो ये था जी पहला फॉरेक्स में से और डेरिवेटिव्स में से कंपलसरी क्वेश्चन। आइए जी क्वेश्चन नंबर 2A, म्यूचुअल फंड्स। अगेन सम पुराना है, किया भी हुआ है क्लास में, बट 8 नंबर में शायद इसमें 8 चीज़ें पूछ ली गई हैं। ये देखो टोटल 7 रिक्वायरमेंट्स हैं। ये गलत बात है, ये गलत बात है। पहले मैं सवाल दिखा दूं आपको कौन सा आया है। अगेन पास्ट पेपर का। अभी तक जो पहले 2 क्वेश्चंस आए वो भी पास्ट पेपर के, ये तीसरा भी पास्ट पेपर का ही क्वेश्चन है। तो आइए ज़रा देखें कौन सा क्वेश्चन आया है। ये वाला आया जी, क्वेश्चन नंबर 20A अपनी बुक का। ये देखो इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है। May 18 ओल्ड कोर्स के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था। थोड़ा सा बैक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, फ्रंट कैलकुलेशन नहीं होती इसमें। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दी हुई है, NAV एट द टाइम ऑफ परचेज दिया हुआ है, डिविडेंड रिसीव्ड अप टू 31 मार्च, NAV एट 31 मार्च, इफेक्टिव यील्ड दिया होता है, तभी ये बैक कैलकुलेशन हो जाता है, नहीं तो इफेक्टिव यील्ड तो निकालना होता है। सो इफेक्टिव यील्ड पर एनम दिया होता है, 365 दिन मानने हैं।
वो कह रहा है मिस्टर वाई के डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो गए, उसको हेल्प करिए ये ढूंढने में कि उसके कितने यूनिट्स हैं, एनएवी कितनी है, टोटल यील्ड कितनी है, नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड कितने हैं। अब ये 4 पार्ट्स तो किए हुए हैं। अब इधर देखो इन्होंने क्या किया, वही है, देखो मिस्टर डी के डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो गए, उसको हेल्प करिए, नंबर ऑफ यूनिट्स एलोकेटेड टू ई स्कीम, वही पार्ट, वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 मार्च, वो तो सिंपल होता है, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं इनटू 31 मार्च की एनएवी, यही उसकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ये बच्चे ने शायद आंसर भी लिखा हुआ है। होल्डिंग पीरियड ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इन नंबर ऑफ डेज, वहाँ भी पूछा था, यहाँ भी सेम आ गया। देखो डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, तो वो तो माइनस करके आपको डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अब ये देखो ये 2 पार्ट नई चीज़ें पूछ ली। अज्यूमिंग पास परफॉर्मेंस ऑफ ऑल 3 स्कीम्स विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, व्हाट एक्शन द इन्वेस्टर शुड टेक, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर नेक्स्ट 1 ईयर आफ्टर द अबव एक्शन। अगेन दिमाग वाले पॉइंट, वो कह रहा है मान लो पास परफॉर्मेंस ही चलती रहे अगले 1 साल तक, इन्वेस्टर को क्या एक्शन लेना चाहिए। तो बच्चे देखो तीनों का एनुअलाइज यील्ड चेक करो, इसका एनुअलाइज यील्ड नेगेटिव है, तो फिर हमें तो बी म्यूचुअल फंड बेच के सी म्यूचुअल फंड खरीद लेना चाहिए। पर मोटा मोटा आंसर दे रहा हूं आपको मैं, है ना, क्योंकि जिसका यील्ड ज़्यादा है और कह रहा है ऐसी सिचुएशन में फिर दोबारा रिटर्न कैलकुलेट करके दिखाओ। ये देखो नई पार्ट पूछ ली, 8 नंबर में 7 रिक्वायरमेंट्स है, और भी है। देखो विल योर आंसर एज अबव पॉइंट नंबर 6 चेंजेस इफ द म्यूचुअल फंड चार्जेस एग्जिट लोड ऑफ 5% इफ इन्वेस्टमेंट इज रिडीम्ड विद इन 1 ईयर, क्योंकि जब आप इसको बेचने जाओगे तो आपको एग्जिट लोड लग जाएगा, ठीक है ना। इफ सो एडवाइज द इन्वेस्टर व्हाट एंड वन एक्शन टू टेकन, तो ये तो सॉल्व करना पड़ेगा। सो ये गलत बात है ना, 8 नंबर के क्वेश्चन में आप 7 रिक्वायरमेंट्स पूछ रहे हैं, एक नंबर की 1 रिक्वायरमेंट, जबकि इस पे तो मेहनत लगती है। तो देखो वही क्वेश्चन है, सब कुछ वही है, डाटा भी एज इट इज वैसे ही गिवन है जैसे हमने किया हुआ है, बट ये 2 पार्ट्स नए ऐड हो गए। सो ये है जी नया तरीका पेपर पूछने का, है ना, और अच्छा भी है। सो करेंगे इसका सोल्यूशन बाद में आराम से, फिलहाल तो रिव्यू कर लें एक बार बाकी क्वेश्चंस को। सो ये था जी क्वेश्चन नंबर 2A, यस क्वेश्चन नंबर 2A 8 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2B वैल्यूएशन, वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है, और अगेन बहुत पुराना सवाल है, पहली बार ये जून 09 के पेपर में आया था। प्रॉफिट दिया हुआ, एक स्पेशल फॉर्मूला लिखवाते हैं हम, जिसका हम डेरिवेशन भी कराते हैं वैल्यूएशन में, तो ये उसी के ऊपर है कि पैट दिया हुआ है, शेयर कैपिटल, पार वैल्यू, डेट रेशो, लॉन्ग रन ग्रोथ रेट, बीटा दिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है, मार्केट रिटर्न, कैपेक्स, डेप्रिसिएशन पर शेयर। ये तो मतलब जिसको याद था वो कर लेगा, वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है। मैं दिखा दूं आपको बच्चे, ये सारे पास्ट पेपर, ये सारे क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स के, और इसमें कुछ नया पॉइंट भी नहीं पूछा हुआ है, ये सारे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं। ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर का क्वेश्चन है, इस बार आई थिंक बॉन्ड वैल्यूएशन से कुछ भी नहीं आया। सो यहाँ होना चाहिए ये क्वेश्चन। FCFE मॉडल हम एक स्पेशल फॉर्मूला डराइव करके बताते हैं, ये देखो ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये वाला नहीं है, पता नहीं अब कहाँ गया, बहुत पुराना, जून 09 में आया था, फिर एक बार और भी आया हुआ है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, यहाँ होना तो चाहिए, अब मिल नहीं रहा। देखो शायद वैल्यूएशन ऑफ फर्म में होगा, शायद वहाँ देख लेते हैं एक बार। सर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? अरे आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, मुझे तो ढूंढना है ना, बच्चों को बताना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन आया है। अब मिल नहीं रहा, देखो हद हो गई। हाँ ये रहा, इसमें ही है, ये देखो मई 16 में भी आया 5 नंबर का, ये जून 09 में भी आया हुआ है, ये देखो फॉर्मूला भी लिखा हुआ है यहाँ मैंने, पैट माइनस कैपेक्स माइनस डेप्रिस का हम डेरिवेशन भी कराए थे आपको क्लास में, कि ये किस तरीके से ये फॉर्मूला बनाया गया। ये स्पेशल सवाल है, जिसको आता है आता है, जिसको नहीं आता वो ये कर नहीं सकता।
आप जितना मर्जी वैल्यूएशन ऑफ शेयर पढ़ लो, अगर ये क्वेश्चन नहीं किया आप नहीं कर पाओगे, पर किया होता है सबने, क्योंकि पहले भी पेपर में आया हुआ है। सो अगेन पुराना क्वेश्चन है, देखा 5 नंबर में आया है, इस बार वही क्वेश्चन 8 नंबर में आया, पहले 5 में आया, इस बार 8 में आया। सो वैल्यूएशन ऑफ शेयर, एक्सप्लेन द आउटकम ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फर्स्ट चैप्टर से थ्योरी पूछी है, ठीक है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग के आउटकम। सो और एक में 4-4 नंबर की थ्योरी है। तो सेकंड का ए पार्ट में नई बातें थी, बी पार्ट में कुछ भी नया नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3A, लो जी, जीडीआर का इकलौता सवाल है, एक ही क्वेश्चन है जीडीआर के ऊपर कि कितने जीडीआर इशू करने हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द नंबर ऑफ जीडीआर टू बी इशूड एंड द कॉस्ट ऑफ जीडीआर। सो ये इकलौता क्वेश्चन है जीडीआर के ऊपर, मैं दिखा दूं आपको। ये रहा क्वेश्चन नंबर, ये बहुत ज़्यादा है ना, 214, ये देखो पहले भी आया हुआ है पेपर में, सारे पास्ट पेपर के क्वेश्चन है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द नंबर ऑफ जीडीआर एंड कॉस्ट ऑफ जीडीआर। पर यहाँ भी एक बात नहीं पूछी है, इधर देखो, इफ द कंपनी इज एबल टू रेज द फंड्स इन यूएस एट द रेट ऑफ 4% पर एनम एंड द कंपनी इज एबल टू रीपे द लोन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट फ्रॉम रेवेन्यू जनरेशन फ्रॉम द यूएस, व्हाट इज योर एडवाइस टू द कंपनी। तो अगेन देखो जगह जगह पे आपकी एडवाइस मांगी जा रही है। तो यहाँ भी ये पार्ट नया है। सो करेंगे चर्चा, जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो आराम से करेंगे कि पहले जीडीआर को सॉल्व करेंगे तभी इसका भी आंसर हम करेंगे। सो वो कह रहा है कि आप फंड्स रेज कर सकते हैं, ये तो बताइए इसका कैसे करना है, ठीक है ना। सो करेंगे इस पे चर्चा बाद में। सो इसमें भी देखो एक नई चीज़ उसने पूछ डाली, क्वेश्चन पुराना है। 3B, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से बच्चे बड़ी देर बाद इस बार 2 क्वेश्चंस आए हैं 8-8 नंबर के। सो ये पहला क्वेश्चन है 8 मार्क्स का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से, और अगेन ये पास्ट आरटीपी का क्वेश्चन है। कंप्यूट द बीटा वैल्यू ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ ईयर 21, एवरेज शेयर प्राइस दिया है, डिविडेंड पर शेयर, एवरेज इंडेक्स, डिविडेंड यील्ड, रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। बढ़िया सवाल है, कैलकुलेशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में तो कैलकुलेशन ही होती है। सो अगेन बुक में ये क्वेश्चन था, ये पहले एग्जाम में नहीं आया कभी, पहली बार आया। बीटा कैलकुलेशन का क्वेश्चन है ये, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा सवाल है। सिमिलर क्वेश्चन किया हुआ है क्लास में हमने, वही है। कहाँ गया, ये रहा, ये देखो, एवरेज शेयर प्राइस, डिविडेंड पर शेयर, एवरेज इंडेक्स, डिविडेंड यील्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, कंप्यूट द बीटा वैल्यू ऑफ द कंपनी। ये देखो, ये मई 2016 के आरटीपी का क्वेश्चन है। हो सकता है उसके बाद भी कभी आरटीपी में आया हो, हम तो एक बार बुक में डाल दिए, दोबारा नहीं लिखते। तो वही 4 साल का डाटा दिया हुआ है, क्वेश्चन में कितने साल का था, क्वेश्चन में 5 साल का था, तो डाटा थोड़ा सा चेंज किया है। बीटा वैल्यू पूछा और व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, सो बीटा के ऊपर कमेंट देना है। सेकंड पार्ट तो हर एक के साथ जोड़ा ही है इन्होंने। सो बीटा के ऊपर कमेंट देना है कि बीटा 1 से ऊपर है तो अग्रेसिव कंपनी है, बीटा 1 से नीचे है तो डिफेंसिव कंपनी है, एंड ऑल दैट थिंग्स। तो सेकंड पार्ट तो देखो हर क्वेश्चन में ऐड किया गया है। सो ये इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ मुश्किल नहीं। हाँ, किया हुआ तभी होंगे, ऐसे तो नहीं होंगे। इजी घर पे बैठ के बोलना तो बहुत इजी है, वैसे करना तो मुश्किल ही होते हैं। सो ये था जी आपका जीडीआर का 3A और 3B पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। फिर एफसीसीबी के ऊपर थ्योरी पूछ ली है, तो सीए इंटर का भी है, व्हाट आर देयर एडवांटेजेस, ठीक है। थ्योरेटिकल भी तो क्या चर्चा करेंगे। 4A मर्जर्स का क्वेश्चन है, नहीं सॉरी, वैल्यूएशन ऑफ फर्म। तो वैल्यूएशन में से भी 2 क्वेश्चन आए हैं, और ये भी पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। देखो सारे क्वेश्चन पास्ट पेपर के हैं, सारे क्वेश्चंस। ये देखो, रेवेन्यू दिया है, ईबीआईटी दिया है, कैपेक्स दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, ग्रोथ इन रेवेन्यू, हाई ग्रोथ और स्टेबल ग्रोथ, ग्रोथ इन कैपिटल, ये सारा डाटा, डेट इक्विटी रेशियो, वर्किंग कैपिटल 25%, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्म। ये देखो सारे के सारे क्वेश्चंस जो आए हैं वो करे हुए ही आए हैं इस बार, बट सब में इसमें कुछ नया नहीं ऐड हुआ, पहले मैं बता दूं आपको। ये है जी, मई 11 में आया था पहले, क्वेश्चन नंबर 15। ये देखो,
रेवेन्यू, ईबीआईटी, कैपेक्स, डेप्रिसिएशन, ग्रोथ, रिस्क फ्री, बीटा, मार्केट रिस्क प्रीमियम, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, डेट इक्विटी रेशियो, वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्म। तो अगेन क्वेश्चन तो पुराना ही है और इसमें कुछ पंगा भी नहीं लिया गया क्योंकि इसमें कुछ पंगा लेना मुश्किल था। सो क्वेश्चन देखो सारे ही पुराने हैं, एक भी क्वेश्चन नया नहीं है, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस में दिक्कतें हैं। बी, अब फिर से म्यूचुअल फंड से तो इनका कुछ बैर ही है, ये भी क्वेश्चन पुराना है और इसमें भी एक नया पॉइंट है। सर सब में ही है, हाँ यही तो ट्रेजेडी है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बड़े पुराने सवाल होते थे कि म्यूचुअल फंड एक एनएफओ लेके आया है, 10 लाख यूनिट है, एंट्री लोड कोई नहीं है, 10 रुपये का एक, और ये उसने इन्वेस्टमेंट कर दी है, गवर्नमेंट बॉन्ड, एनसीडी, लिस्टेड डिवेंचर, डिविडेंड मिला 8 लाख का, इंटरेस्ट ऑन ऑल टाइप ऑफ डेट सिक्योरिटीज़ मिल गया, 31 दिसंबर को इक्विटी शेयर की वैल्यू 15% बढ़ गई, लिस्टेड डिवेंचर 20% प्रीमियम पे है। तो हम कैश बैलेंस निकालते होते थे, हम कहते थे ये अकाउंटिंग टाइप सवाल हैं कि शुरू से लेकर लास्ट तक का आपको यहाँ पे पहले कैश बैलेंस निकालना पड़ेगा, फिर एनएवी निकालिएगा। और ये बहुत क्वेश्चन हमने क्लास में किए हुए हैं, मैं दिखा दूँ आपको एक बार किस तरह के क्वेश्चन हैं ये, फिर बताता हूँ इसमें नया क्या है। और वो पूरा सवाल हिला गया, इस तरह का पॉइंट था वो। ये देखो, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है कि शुरू में आपने इतने यूनिट्स इशू करे हैं, उसमें से कुछ आपने इन्वेस्ट कर दिया है, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। उसके बाद इवन ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, 38। सो इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं। अब देखो नई चीज़ क्या पूछी, ये देखो XYZ लिमिटेड में उसकी इन्वेस्टमेंट थी ना, अब इधर देखो, XYZ Limited on 15 December in AGM declared the interim dividend of 10% and bonus share in 1:10 with the record date of 20th December। मैं कहता हूँ धराशायी हो गई होगी दुनिया, जो रट के गया हुआ है, जो समझ के गया हुआ है, वो कुछ तो कर आया होगा इसका। वो कह रहे जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करी उस कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है और बोनस शेयर्स भी डिक्लेयर कर दिए हैं 1:10 की रेशो में। तो अब इसका नैव कैलकुलेशन पे क्या इंपैक्ट होता है, बोनस शेयर्स का एनएवी कैलकुलेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है। आपने जहां बोनस म्यूचुअल फंड ने नहीं दिया है, जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करी है, हालांकि अगर आप समझते हैं तो बोनस शेयर से कोई फर्क पड़ता नहीं है, सिर्फ आपके नंबर ऑफ शेयर्स में बदलाव आता है, वैल्यू तो सेम ही रहता है। पर चलो अगले ने कुछ नया तो सोचा। तो ये बच्चे बहुत से क्वेश्चंस की धरती हिल गई होगी ऐसे पॉइंट से। तो करेंगे बात इस पे भी, अब इसमें भी 3 पार्ट्स मांग लिए हैं देखो ये 2 पार्ट्स तो पहले भी थे, ये तीसरा नया है। इफ यू आर एन इन्वेस्टर फाइंड आउट द एनुअलाइज्ड रिटर्न यू हैव गॉट। ये भी उसमें था, ये भी उसमें था कि अगर आप एनुअलाइज्ड रिटर्न निकाल के दिखाइए। ये देखो ये भी था, हाँ ये देखो व्हाट वाज हिज एनुअल रेट ऑफ अर्निंग। सो पॉइंट्स तो सारे इसमें थे, पर इसमें ये चीज़ नहीं पूछ ली उसने कि जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसने एक इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है 10% का। हालांकि डिविडेंड डिक्लेयर क्या है, आपको कैश रिसीव हो जाएगा। अब ये डिक्लेयर ही किया है कि पे भी किया है, ये कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि आपको आंसर 31 दिसंबर तक ही करना है। क्योंकि अगर रिसीव हो गया आपको तो फिर वो तो आपके कैश बैलेंस में ऐड हो जाएगा, समझ रहे हो ना। और यहाँ भी लिखा है ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड ऑफ 8 लाख वाज रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर। तो ये कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करी गई है, तो फिर वो डिविडेंड रिसीव्ड है तो ये फिर रिसीव नहीं होगा ना। तो अगर ये डिक्लेयर्ड ही है फिर तो इसका कुछ भी नहीं करना आपको, क्योंकि जब डिविडेंड रिकॉर्ड डेट आए, पर रिकॉर्ड डेट 28 दिसंबर की है, ये एक्स डिविडेंड हो जाएगा शेयर। ये थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। रिकॉर्ड डेट 28 दिसंबर की है तो 28 दिसंबर के बाद मिला कब है ये कुछ लिखा नहीं है। सो ये इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा ये कैसे करते हैं इसको सॉल्व। मुझे तो यही लगता है कि 28 दिसंबर को इसको एक्स डिविडेंड करके आपको शेयर का वैल्यू निकाल के फिर एनएवी निकालनी पड़ेगी लास्ट में। बोनस का कोई इंपैक्ट नहीं होता, बोनस पे तो नंबर ऑफ शेयर्स ही चेंज होते हैं, वैल्यू तो आपकी सेम ही रहेगी। क्लियर है। सो मेन तो इंटरिम डिविडेंड का था। बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, ये तो ब्रेड एंड बटर चैप्टर है, हर बार क्वेश्चन भी आता है। तो आप देख रहे हो किस तरीके से तंग किया गया है पेपर में, है ना। आइए आखिरी क्वेश्चन, मर्जर्स पहला सवाल है जिसमें आई थिंक सबसे इजी क्वेश्चन था ये। वही पुराना सवाल है, पीबीटी दिया है, नंबर ऑफ शेयर, पी रेशो दिया है, वैल्यू ऑफ फर्म बताइए, प्राइस पर शेयर आफ्टर मर्जर बताइए,
इफेक्ट ऑन शेयर प्राइस ऑफ बोथ द कंपनीज, पी रेशो बिफोर और आफ्टर मर्जर सेम है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं थी। ये सबसे इजी क्वेश्चन यही थे, इनमें कोई दिक्कत नहीं थी। 5, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5A मर्जर्स का। 5B बच्चे टेक्निकल एनालिसिस याद है, सिक्योरिटी एनालिसिस में हम एक ही क्वेश्चन करते होते हैं ईएमए वाला, तो वही क्वेश्चन आ गया है पेपर में। वो मैंने स्टडी मटेरियल से कराया था आपको जब सिक्योरिटी एनालिसिस कराया था, और ये पहले भी आया हुआ है, ईएमए कैलकुलेट करके दिखानी है, ठीक है ना। सो एक वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट बतानी है, एक ईएमए कैलकुलेट बतानी है अबव पीरियड की। अब ये ना भी नई चीज़ पूछी है, एनालाइज द बाय एंड सेल सिग्नल ऑन द बेसिस ऑफ योर कैलकुलेशन। तो अगर भाव ईएमए से ऊपर है तो हम कहते हैं खरीद लो, अगर ईएमए से नीचे है हम कहते हैं ना खरीदो। अब यहाँ भी नई चीज़ है, वो कह रहा है इसको एनालाइज करके बताओ। तो जो भी आपकी ईएमए आएगी, आपका करंट मार्केट प्राइस क्या है 12/1 को, तो उसके बेस पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ये रियल प्राइसेस लग रहे हैं क्योंकि जनवरी में निफ्टी का भाव इसके इर्द गिर्द ही था। सो इसमें भी थर्ड पार्ट है, पर वो इजी है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। तो 5th क्वेश्चन आई थिंक मोस्ट इजी था, प्रोवाइडेड जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन कर, क्योंकि हम लास्ट लेक्चर में कराते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस, लास्ट में कराते हैं और उसका भी सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन कराते हैं, पर ये पहले भी आया हुआ है पेपर में ईएमए वाला। कंप्लायंस रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, चलो ये तो थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत देर बाद आया, कोवेरिएंस और कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करो। मैंने बोला था ना पोर्टफोलियो से 2 क्वेश्चन आए हैं बीटा, और ये सबसे इजी क्वेश्चन बट कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, बुक का ही सवाल है, मैं रेफर करने नहीं जाऊंगा, बिकॉज जिसको कोवेरिएंस कोरिलेशन नहीं आते उसको तो फिर पेपर देने भी नहीं जाना चाहिए, है ना। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, रिटर्न्स दिए हुए हैं, कोरिलेशन, और बड़े सालों बाद इस तरह का क्वेश्चन आया है। हम कराते तो थे हर बार, पर आया बड़े सालों बाद है। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन था। और ये देखो, ये आया जी इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बढ़िया सवाल, कॉलर, इंटरेस्ट रेट कॉलर के ऊपर, और ये पास्ट आरटीपी का क्वेश्चन है, हमने किया था क्लास में। इधर देखो, आपने 3 ईयर कैप खरीदा और 3 ईयर फ्लोर बेच दिया, ये रेट है। प्रिंसिपल अमाउंट स्ट्राइक रेट 5% फॉर फ्लोर, 8% फॉर कैप, 6 मंथ लेबर, प्रीमियम नील है, क्वेश्चन में भी नील ही है, जबकि हमने प्रीमियम वाले सवाल भी कराए हैं। रीसेट डेट्स और उनके रेट्स दिए हुए हैं, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पेड आउट एट ईच रीसेट डेट, इफेक्टिव ओवरऑल रेट। ये क्वेश्चन जब हम कराते थे ना तो बच्चे कहते थे जी ये स्टडी मटेरियल में तो है नहीं, और मैं इसके जैसे 4-5 क्वेश्चन कराता था, सिर्फ एक नहीं कराता था, तो हमें बोलते थे स्टडी मटेरियल में तो नज़र नहीं आता। अब शायद स्टडी मटेरियल में भी आ गया हो, मुझे ध्यान नहीं है, बट ये पहले आरटीपी में आ गया था बड़े साल पहले, पेपर में अब आया ये, और ये अब नई शुरुआत हो गई है। ये क्वेश्चन आया है, ये देखो, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में से, ये रहा जी आरटीपी May 14, ये वाला क्वेश्चन आया। ये देखो इंपॉर्टेंट भी मार्क किया हुआ है कि रेफरेंस रेट फ्लोर का इतना, कैप का इतना, प्रीमियम 0%। सो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पर बड़ा सवाल है, इसको करने में टाइम लगता है, क्योंकि आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट एट ईच रीसेट डेट बताना होता है। फिर हमने ये भी बताया था कि एवरेज ओवरऑल इफेक्टिव रेट वैसे तो आईआरआर से निकलता है, पर इंस्टीट्यूट एक देसी तरीके से निकालता है। आप भी वो देसी तरीका एग्जाम में लगा के आए होंगे, अगर आपको याद होगा ये सवाल तो, ठीक है ना। सो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का बढ़िया सवाल। लास्ट तो गिफ्ट था, एंजल इन्वेस्टर्स बताओ क्या ये सिर्फ इंडिविजुअल होते हैं? जी नहीं, अगर नहीं तो फिर इनकी लिस्ट ऑफ एंटिटी बताओ, और भारत सरकार का स्टार्टअप एंटिटी का क्या क्राइटेरिया है। तो हर एक में 4-4 मार्क्स की थ्योरी पूछी गई है। सो एक भी, सिर्फ एक ये लास्ट वाला क्वेश्चन छोड़ दें जो कभी पेपर में नहीं आया, वैसे आरटीपी में तो आया पर पेपर में नहीं आया, अदरवाइज सारे क्वेश्चन पुराने हैं, और तकरीबन 50 आई थिंक 80% क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ नया है, चाहे वो छोटा पार्ट ही है। मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट पुराना है, पर स्टिल आपका दिमाग लगवाने की कोशिश करी गई है। सो एग्ज़ाम्स के बाद हम इसको पूरा सॉल्व भी करेंगे, ठीक है ना। फ़िलहाल मुझे था कि क्विक रिव्यू दे दिया जाए, कि जिससे बच्चों को पता लग जाए कि पेपर का ट्रेंड क्या हो रहा है आगे, ठीक है ना। ये ओल्ड कोर्स से ट्रेंड शुरू हुआ, अभी तक न्यू कोर्स में नहीं आया था, ये अभी न्यू कोर्स में भी शुरू हो गया, कि आगे भी न्यू पॉइंट्स आएंगे। तो क्या तरीका है पढ़ने का? कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, कॉन्सेप्ट्स पढ़िए। कॉन्सेप्ट उन्होंने हर जगह एडवाइस मांगी है, आपके दिमाग से आपसे पूछा गया है कि बताओ जो आप पढ़ के आए हो उसके बेस पे आंसर दो, और ये अच्छी बात है।
चलिए, सो आज की बात यहाँ ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।